हेलो एवरीवन। कॉन्सेप्ट विद गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव कुमार राय आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें का विषयवार रूप से अध्ययन कर लिया था, उसी सिलसिलेवार ढंग से आज हम सभी कोशिश करेंगे कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 का अध्ययन किया जाए, ताकि आने वाले समय में 17 बीपीएससी में ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली साबित हो सके। इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि आखिर वो टॉपिक हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज मैं ये करने जा रहा हूँ कि जो विगत पिछले वर्ष में क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है इकोनॉमिक सर्वे से पूछने का, जैसे कि 66 बीपीएससी में 66 बीपीएससी, 67 बीपीएससी, 68 बीपीएससी, इस तरह से जो ट्रेंड रहा है और 69 बीपीएससी में क्या ट्रेंड रहा है वो हम लोग देखते हुए आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का ट्रेंड देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने से हम सभी को फायदा भी है आने वाले समय में या नहीं। उसी के मद्देनजर हम लोग आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ताकि हमें पता भी चले कि 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये देखिए 68 बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 68 बीपीएससी में आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये शिवहर है। ठीक है। उसी के अनुसार एसडीजी इंडेक्स में बिहार का स्कोर पूछा गया है। शहरीकरण में बिहार का पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार आप बताएं कि कितना बढ़ा है, कितना घटा है, क्या क्या है। ठीक है। हम लोग आगे देखें तो ये देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो एनएफएचएस का जो रिपोर्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए अभी सॉल्व करना उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बस दिखला रहा हूँ कि आने वाले समय में 17 बीपीएससी में इकोनॉमिक सर्वे से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि 68 बीपीएससी में अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है। ये 3 क्वेश्चन मान लीजिए, 3 3 6 क्वेश्चन, 6 2 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लगभग अप्रोक्स इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ वो पूछा गया। उसी प्रकार से 67 बीपीएससी का अगर हम लोग देखते हैं तो 67 बीपीएससी का वही ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। 68 67 बीपीएससी का देखते हैं तो वही सेम चीज है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया गया है कि बिहार के जिलों का सही क्रम बताएं, प्रति व्यक्ति आय में बताएं, राज्य में शहरीकरण का स्तर वही बताना है, 7 निश्चित भाग के बारे में पूछा गया है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के बारे में बताया गया है। तो ये सब क्वेश्चन का ट्रेंड दिखा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए पढ़ने जरूरत है। लेकिन फिर हम लोग 66 बीपीएससी में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो वहां हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक क्वेश्चन के अप्रॉक्स क्वेश्चन देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग 69 बीपीएससी में जाएंगे तो 69 बीपीएससी में हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन का ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे कुछ टॉपिक पे, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पहलू पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 जो ऑलरेडी हम लोगों का कवर किया जा चुका है, उसी के उसी को आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 का हम लोग आगे चर्चा करते हैं, जो आपके लिए हो सकता है काफी किफायती होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% आ ही जाए, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जैसा कि 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अगर पूछता है तो 3 4 क्वेश्चन हमारे क्लास से अगर 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो शायद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 3 या 4 क्वेश्चन। चलिए इसी के अंतर्गत हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं,
तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार अपना व्यय जो करती है वो किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा करती है। तो मैंने आपको बताया था, ऐसे तो आपको कौन से मंत्री किए थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और बिहार जिस प्रकार से भारत के भारत की तरह जो है 10% के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है, तो ये काफी ज्यादा बिहार के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये सब सारे फैक्ट भी मैंने आपको बताया थे। हालांकि मैंने ये भी बोला था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हमारे ये था कि बिहार सरकार जो व्यय करती है वो सबसे ज्यादा जो करती है वो सामाजिक क्षेत्र में करती है। दूसरा जो है सामान्य क्षेत्र में करती है। उसी तरह इकोनॉमिक सेक्टर में अर्थात आर्थिक क्षेत्र में करती है। उसी तरह पूंजीगत क्षेत्र में करती है। उसी तरह लोक ऋण की अदायगी वगैरह। तो ये हमने आपको बताया था कि बिहार सरकार का व्यय जो पहला आपको याद करनी है। फिर मैंने आपको बताया था बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है, सॉरी, बिहार की जीडीपी जो है, बिहार की जीडीपी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और बिहार के जीडीपी के बारे में चर्चा करते हुए हम लोगों ने बताया था कि रियल जीडीपी में बिहार की जीडीपी कितनी होगी और नॉमिनल जीडीपी बिहार की कितनी होगी, ये हम लोगों ने बताया था। 15.5% के ग्रोथ रेट वगैरह के बारे में बताया था। ये सारे चीज 7.5 लाख करोड़ जो है, ये हम लोगों ने अध्ययन किया था कि नॉमिनल जीडीपी होगा 7.5 लाख करोड़, 15.5% की ग्रोथ रेट के साथ। और उसी तरह रियल जीडीपी 4.4 के लाख करोड़ के अप्रोक्स हम लोगों ने पढ़ा था जो पिछले क्लास में। उसके बाद महंगाई दर के बारे में हम लोग बात किए थे। महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, तो 5.5% रहेगा इन्फ्लेशन रेट। लेकिन ये हम लोगों ने पढ़ा था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बताया था कि 5.5% ये ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा, जबकि शहरी क्षेत्र में बात करेंगे तो 5.6% रहेगा। ये भी हम चर्चा कर चुके थे आप लोगों के साथ। फिर हम क्या चर्चा किए थे भाई, तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। फिर इसमें हम आपको बताए हुए थे कि प्राइमरी सेक्टर में जो है कितना परसेंट का ग्रोथ रेट हुआ है, 20.7% का अप्रोक्स। फिर इसमें भी 20, सेकेंडरी का भी 20.7% का अप्रोक्स। फिर टर्शियरी का भी बात किए थे 54 समथिंग का अप्रोक्स। तो ये सब डाटा जो है आप सभी को याद रखना है। फिर हम लोग ये भी बात किए थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में जो ग्रोथ रेट तो हुआ है, पर ये जो ग्रोथ रेट हुआ है इसमें अगर रोजगार की प्राप्ति की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार की प्राप्ति हो रही है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, 47 समथिंग लोग इन्वॉल्व हैं। उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर का बात करेंगे तो कम है। टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे तो लोगों की जनसंख्या जो है जो इन सभी सेक्टर में निर्भर है वो कम है। तो ये चीज हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी, हम लोग ये सब चीज का कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक, और क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे इसके बारे में। दूसरा टॉपिक जो है राज्य सरकार का व्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है। देखिए, राज्य सरकार का अगर व्यय के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार का व्यय जो है पिछले वर्ष से बिहार इकोनॉमी सर्वे में बताया जा रहा है कि 20.1% बढ़कर 2022 से इसमें 2,31,904 करोड़ रुपया हो जाएगी। आज का जो याद करने वाला चीज है, आपको अगर ज्यादा याद नहीं रह रहा है तो बस आप 20.1% याद रखिए कि 20.1% जो है बिहार का कुल व्यय जो है 20.1% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ा हुआ है, व्यय बढ़ा हुआ है, 2,31,904 करोड़ रुपया हो गया है, ये याद रखिए। लेकिन अब इसमें ये भी याद रहना पड़ेगा कि व्यय जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो व्यय है इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे, एक प्लान्ड होता है, एक नॉन प्लान्ड होता है। तो प्लानिंग के साथ जो काम किया जाए वो 45.3% किया जा रहा है, और जो कुल व्यय में स्थापना कार्यापित व्यय का हिस्सा जो है वो 54.7% है। ये चीज हम लोगों को याद रखना है कि 2,31,904 करोड़ रुपया तो खर्चा कर रहे हैं भाई, लेकिन इसमें जो खर्चा कर रहे हैं इसमें प्लांट जो योजनागत व्यय है वो 45.3% है, और स्थापना एवं कार्यापित व्यय का 54.7% खर्चा हो रहा है। ठीक है। अब देखिए तीसरा चीज हम लोगों को क्या याद रखना है
कि राज्य सरकार व्यय तो कर रही है, लेकिन इसमें कुछ दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक राजस्व व्यय होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है, हम लोग इसमें थोड़ा सा इस स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। पीछे वाला स्लाइड में देखते हैं। हाँ, राजस्व व्यय, जो व्यय होता है उसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। राजस्व व्यय होता है और दूसरा जो होता है वो पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है। अब राजस्व व्यय का अगर बात करें तो राजस्व व्यय क्या होता है भाई? अभी देखिए, आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में 69th बीपीएससी जिस प्रकार से ट्रेंड क्वेश्चन का पूछ रहा है, 17th बीपीएससी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लूसेंट का बुक पढ़ के अगर आपका इकोनॉमिक्स सॉल्व हो जाए, तो शायद आप भ्रम में रह रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे का, ये इकोनॉमिक्स का बीपीएससी 69 बीपीएससी में पूछा गया था। सामर्थ्य योजना के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद उदारीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद करंट के रिगार्डिंग अनेकों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा और उसी के रिगार्डिंग हम लोगों को आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम लोग अब आ रहे हैं, तो व्यय में अगर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का बात करेंगे, यहाँ की जैसा कि स्लाइड में अभी हम दिखाए हैं कि कितना है, तो ये देखिए, कुल व्यय में राजस्व व्यय हमारा 29%, 29.3% है, और पूंजीगत व्यय 20.7% है। अगर इसको रटेंगे तो शायद आपको समस्या हो जाएगी, लेकिन अगर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय अगर हम लोग समझ जाएं तो 29.3% और 20.7% ऐसे रख लें, तो राजस्व व्यय क्या होता है भाई? तो ऐसा व्यय जिसको जो सरकार खर्च करे और बदले में सरकार को कुछ प्राप्त न हो, सरकार को प्राप्त न हो, ठीक है। मतलब ये एसेट नहीं है, सरकार को इसके बदले कोई चीज प्राप्ति नहीं होती है, कोई रकम प्राप्ति नहीं होती है, सरकार को कुछ खास फायदा नहीं होता है। जैसे कि वृद्धा पेंशन दिया जाना, विधवा पेंशन दिया जाना, अनुदान दिया जाना, तो ये सारा चीज अगर हम लोग देखेंगे तो ये सब राजस्व व्यय में आता है। और राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय में अगर हम लोग देखते हैं तो पूंजीगत व्यय क्या होता है भाई? तो पूंजीगत व्यय कुछ नहीं होता है, जो हम लोग आए दिन ब्रिज बिहार में निर्माण हो रहा है, जिससे सरकार टोल टैक्स कलेक्ट कर रही है, सरकार अनेकों अवसंरचना का निर्माण कर रही है, जिससे निर्यात और आयात सुगम हो रहा है, निर्यात और आयात सुगम हो रहा है। तो इस अवसंरचना और ब्रिज और पुल का निर्माण किए जाने से अनेकों सरकार को फायदा होता है। जैसे टोल टैक्स का निर्माण हुआ, टोल टैक्स लिया जाना, अनेक प्रकार का कर लिया जाना, अनेक गतिविधियों में कर लगाया जाना, तो इससे पूंजी का निर्माण होता है, तो इसी को बोलते हैं पूंजीगत निर्माण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो 29.3% राजस्व व्यय में खर्च कर रही है, तो आप लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन में भी हम लोग लिख सकते हैं कि राजस्व व्यय क्योंकि बिहार का ज्यादा है, जो कि 29.3% है, तो हम लोग ग्रोथ की और रोजगार की संभावना अधिकता तलाश नहीं सकते। हम लोग प्राइमरी सेक्टर में ही अधिक निर्भरता को दिखलाते हैं इसी कारण से, ठीक है, ये चीज है। अब तीसरा देखिए, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं कि राज्य सरकार का कुल व्यय के बारे में पढ़े हम लोग। अब उस कुल व्यय का कार्य, ये प्लान और नॉन प्लान के बारे में हम लोग पढ़ दिए कि कितना प्लान में जा रहा है, कितना नॉन प्लान में जा रहा है। अब उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि राजस्व व्यय में कितना जा रहा है, पूंजीगत व्यय में कितना जा रहा है। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि विगत वर्षों से पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, जैसे कि 41.4% की वृद्धि हुई है, और राजस्व व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, तो 15 यहाँ पे है 15.5% की वृद्धि हुई है। अब ये डाटा उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि 47,928 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय हुआ और 1,83,976 करोड़ रुपया राजस्व व्यय हुआ। बस आपको ये याद रखना है कि 41.4% जो है ये पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई और 15.5% जो है वो राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। बस
इसमें अब इस स्लाइड का काम खत्म हो गया, आपको रट जाना है ये चीज। डाटा को आप प्रतिशत में जितना याद रखें उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। एकदम एग्जैक्ट डाटा याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, आते हैं आगे वाले स्लाइड। चलिए, अब इसमें जो है बिहार का जो सकल राज्य वर्धन मूल्यवर्धन में कृषि की संरचना के बारे में बताया गया है। कृषि की संरचना के बारे में, अब कृषि की संरचना के बारे में बताया गया है तो ये बताया रहा है कि कृषि जो हो रही है बिहार में, तो कृषि के अंतर्गत, कृषि से बाहर नहीं, कृषि के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र जो है काफी तेज गति से वृद्धि कर रहा है, और कृषि के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र में बिहार आगे है और कौन कौन सा उपज उपजा रहा है। तो सबसे पहला नंबर में कौन सा है भाई, यहाँ देखिए फसल जो है सबसे पहला नंबर में है 9.9% के साथ। ठीक है, दूसरा पशुधन है, पशुधन 6.6% के साथ। तो ये प्रतिशत याद रखना जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, आप बस याद रखिए कि फसल पहला नंबर, दूसरा पशुधन, और तीसरा मत्स्य खेत एवं जल कृषि, और चौथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण। कहने का मतलब ये है कि फसल से बिहार की जीडीपी में और सकल राज्य मूल्यवर्धन में अधिक फसल अपनी अहम भूमिका निभाती है, दूसरा पशुधन निभाता है, तीसरा मत्स्य एवं जल कृषि, और चौथा जो है वानिकी एवं काष्ठ निर्माण। क्योंकि बिहार अधिकतर लगभग एक मैदानी क्षेत्र है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फैला हुआ क्षेत्र है, तो अधिकतर पठार और पर्वत यहाँ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वानिकी एवं काष्ठ निर्माण के कारण जीडीपी में ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये अब हमको याद रखना है पहला इस स्लाइड में कि फसल, पशुधन, और उसके बाद मत्स्य खेत एवं वानिकी एवं काष्ठ निर्माण बिहार के जीडीपी में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट में राजस्व लेखे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो राजस्व लेखा में जो प्राप्ति होता है, तो प्राप्ति का दो घटक होता है। एक तो कर के थ्रू आता है, तो कर के थ्रू जो आता है वो 80.8% आता है। अब आप ये चीज जरूर सोच रहे होंगे कि अचानक से यहाँ राजस्व लेखा में कहाँ से आ गया भाई ये, तो ये इसलिए आ गया क्योंकि ये रटने वाला जो चीज है, इकोनॉमिक सर्वे का जो पूरा बुक है उसमें तो बताने के लिए बहुत सारा चीज है। अब कोविड के दौरान क्या हुआ, फलना क्या हुआ, ढेकना क्या हुआ, वो सब हम लोग छोड़ दिए हैं। हम बस कोशिश ये किए हैं कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल चीज ही उसमें से उठाया जाए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, राजस्व लेखा में प्राप्ति के दो मुख्य घटक कर और सहायता अनुदान है। तो कर से राजस्व प्राप्ति कितना होता है भाई, तो 80.8% कर से होता है, और 16.8% जो है सहायता अनुदान से बिहार को प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज अब उसमें भी कुछ कुछ डाटा यहाँ पे दिखाया गया है कि राजस्व स्रोतों से इतना वृद्धि हुई है, करेतर स्रोत से इतना वृद्धि हुई है। ये डाटा मैंने लिया था, अगर किसी को पढ़ना होगा तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, हालांकि ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसको मतलब नहीं, बस वही स्लाइड पढ़ो काफी। ये आइए, ये देखें तो इस स्लाइड में अगर हम लोग देखेंगे तो राज्य सरकार द्वारा वेतन और पेंशन के बारे में बताया है कि कुल व्यय का कितना खर्चा कर रहा है। तो 9.9% जो है राज्य सरकार कुल व्यय का खर्च कर रही है। अब ये डाटा मत पढ़िए कि अब कहाँ, हाँ ये 9.9% वाला डाटा याद रखिए, बस बात खत्म कीजिए। अब यहाँ पे राज्य का ईक उत्पादन जो है, राज्य का ईक उत्पादन यहाँ पे जो है दिया हुआ है, तो ये जो है 214.76 लाख टन 2022-23 में ये हुआ था, और औसत उपज जो है 98.73। अब ये डाटा मैं जानबूझकर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ वर्ष पहले बीपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट गेहूं का पूछ दिया था कि औसत उपज कितना है, इतना क्विंटल उतना क्विंटल, तो इसलिए ईख वगैरह का दे दिया हूँ क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन के रिगार्डिंग भारत सरकार और बिहार सरकार अत्यधिक जोर दे रही है, तो इसलिए हम लोग कुछ कुछ डाटा याद रख सकते हैं। तो आप ये डाटा याद रख लेना, 214.76 लाख टन, औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सिंचाई की क्षमता के बारे में बात करेंगे, तो बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजना के द्वारा कुल बिहार सरकार के द्वारा 37.38 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ा मत जाना तुम लोग, 37.38 जो है, ये 37.38 जो है लाख हेक्टेयर ये सृजित की गई है, लेकिन वास्तव में से जो सिंचाई हो रहा है 25.4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुआ। अब इसके लिए 200 करोड़ रुपया का आवंटन भी किया गया, ये हो गया। अब ये देखो
वर्ष 2022-23 में अंडा का कुल उत्पादन यहाँ 327.43 करोड़ है और मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन है। ये याद रखो। अब यहाँ पे देखना है कि राज्य की ऊर्जा कुल खपत में कृषि क्षेत्र कैसा। अब जैसे कृषि कर रहे हैं तो कृषि के अंतर्गत ऊर्जा की कुल खपत कितना है, तो ये कंपेयर करके मैंने बताया है कि क्योंकि ये कंपेयर करके कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने भी कंपेयर किया है इसमें। तो ये जो है 2018-19 के जो डाटा है 72.671 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2022-23 में 378.094 करोड़ यूनिट हो गया है। तो ये चीज है, राज्य में ऊर्जा की कुल खपत जो है कृषि के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 72.671 करोड़ यूनिट से 378.094 करोड़ यूनिट हो गया है। अब ये बताया है कि गंगा के लिए जैविक कॉरिडोर वगैरह योजना का जो निर्माण किया जा रहा है वो कितना उसके लिए पैसा वगैरह दिया गया है, तो हमारे हिसाब से उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको रखने दें। अब आ जाते हैं आगे। यार ये स्लाइड स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज की कक्षा हम लोग यहीं स्थगित करते हैं और फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आने वाले समय में पढ़ने का। पार्ट 3 में मैं सोचा था कि आज यहीं पे ख़त्म करूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज यहीं पे रोका जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, धन्यवाद।